हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AKS एकेडमी फॉर CSE में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, हम लोग भूगोल के MCQs सॉल्व कर रहे थे RRB, NTPC और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज, हम लोगों ने हम लोग का जो पहला पार्ट था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। और हम लोगों का जो सीरीज़ है वो 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, इसमें से हम लोगों ने पहले सेट में मतलब पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो गाइज, ये आज हम लोग का सेकंड पार्ट है। तो गाइज चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और गाइज, आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हुए हैं या तो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो गाइज आप लोगों को प्लीज़ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं आगे। हम लोग का देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, अराकानियुमा पर्वत किस देश में है। तो देखिए, जो अराकानियुमा पर्वत है ना वो वास्तव में हिमालय पर्वत ही है, लेकिन हिमालय पर्वत जब भारत से होते हुए जब म्यांमार में प्रवेश करता है तो म्यांमार में उसे हिमालय पर्वत को ही अराकानियुमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, अराकानियुमा पर्वत किस देश में है, तो म्यांमार में है। वास्तव में यह हिमालय पर्वत ही है, बट म्यांमार में इसे अराकानियुमा पर्वत कहा जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये बंगाल की जो खाड़ी है वो आपके पूर्व में है और अरब सागर कहाँ है, पश्चिम में है। तो ये वाला जो रीजन है पूरा, ये पूरा अरब सागर है और ये वाला जो रीजन है पूरा बंगाल की खाड़ी है। तो देखिए, जो चंबल नदी है वो चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और आगे जाके गंगा नदी मिल जाती है। ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश से ही निकलती है और जाके गुजरात के कच्छ की खाड़ी में जाके गिर जाती है, मतलब अरब सागर में। ताप्ती कहाँ जा रही है, तो अरब सागर में। बेतवा भी मध्य प्रदेश से निकलती है और कहाँ जाती है, बेतवा भी आगे जाके मध्य प्रदेश में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो जो महानदी है, महानदी जो है वो जाके कहाँ गिरती है, महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, हम लोग को ऑप्शन को भी रीड करना है, हर एक ऑप्शन का अपना एक अलग मतलब होता है, महत्व होता है, तो ऑप्शन को भी समझना है हम लोग को क्वेश्चन के साथ साथ। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 28 नंबर प्रश्न है हमारा कि समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, RRB में कई बार पूछा गया प्रश्न है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है। अब देखिए, सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो जो सबसे छोटा दिन होता है वो होता है 23 दिसंबर जो है, उस दिन जो होता है दिन सबसे छोटा होता है और रात सबसे बड़ी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन में एक और इसमें संशोधन किया जा सकता था कि सबसे छोटा दिन होता है और यहाँ पे लिख सकते हो सबसे बड़ी रात, है ना, क्वेश्चन टैग। तो इसमें बता देते हैं आपकी सबसे बड़ी रात कब होती है। तो सबसे बड़ी रात भी कब, देखिए दिन सबसे छोटा है तो रात सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन के पीछे का फीना मीना भी आपको पता होना चाहिए। तो गाइस, सबसे छोटा दिन कब होता है, 23 दिसंबर को। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 30 नंबर प्रश्न है हमारा कि दो स्थान जो एक दूसरे से 90 डिग्री देशांतर की दूरी पर हैं के बीच समय का अंतराल होगा। देखिए, पहले तो आप देखिए, हर एक देशांतर रेखा जो होती है ना, हर एक देशांतर रेखा के पीछे 4 डिग्री का अंतर होता है और एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। जैसे आपका ये देशांतर रेखा हो गई, ये आपका पूरा ग्लोब है, ये आपकी क्या है, देशांतर रेखा है। और ये वाली ऐसे जो रेखा होती हैं उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो जो आपकी देशांतर रेखा है, एक रेखा से 2 रेखा तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 90 डिग्री देशांतर की दूरी पर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न देखिए, पढ़िए कि 90 डिग्री देशांतर की दूरी पर है। तो एक देशांतर में 4 मिनट, तो 90 देशांतर में 4, तो 360 है ना, इतने मिनट हो गए। तो इसमें घंटे में दिया है तो 360 डिवाइड बाय 1 घंटे में 60 मिनट, 60 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 घंटे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। तो गाइस देखिए, हर एक देशांतर रेखा को दूसरे देशांतर रेखा तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। मतलब
ये समझिए कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो समय अंतराल है वो 4 मिनट है। तो 90 डिग्री बोल रहा है, तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 इंटू 4, तो कितना हुआ 360 मिनट। अब उसको घंटे में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60, तो आपका 6 घंटा आंसर हो जाएगा। चलिए 31 प्रश्न में, 31 प्रश्न है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है। तो देखिए भूमध्य रेखा पर, देखिए तापांतर का मतलब पहले समझिए कि देखिए दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में जो अंतर होता है उसे ही बोला जाता है तापांतर। मतलब दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है और रात का जो मिनिमम टेम्परेचर है, उन दोनों का जो अंतर होता है उसे ही बोला जाता है तापांतर, है ना। आपको हर चीज का तो वर्डिंग का अर्थ आपको पता होना चाहिए, तब तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए तापांतर का अर्थ समझ गया, मतलब दिन के मैक्सिमम टेम्परेचर और रात के मिनिमम टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं तापांतर। तो जो भूमध्य रेखा पर जो तापांतर होता है ना, आप देखिए भूमध्य रेखा किसे बोलते हैं, ये आपका ग्लोब है, या ये जो आपका जो 0 डिग्री अक्षांश की रेखा है जिसे विषुवत रेखा ही बोलते हैं आपको, वही होती है आपकी भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर वास्तविक तापांतर क्या होता है, बहुत ही न्यूनतम होता है। तो गाइस 31 का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 32 बढ़िए, 32 नंबर प्रश्न है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है। देखिए फिर देखिए भूमध्य सागरीय, अब देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है, तो शीत ऋतु में होती है। देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जब शीत ऋतु आती है तो उस समय भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न है, मानसून का कारण क्या है। हवाओं का मौसम में उल्टाव। मानसून आने का जो सबसे बड़ा कारण है हवा का मौसम के साथ उनका जो उल्टाव होता है, मतलब मौसम की दिशाओं में जो परिवर्तन होता है ना, मौसम की दिशाओं में जो परिवर्तन होता है वही क्या होता है, मानसून का कारण होता है। आप लोग समझ गए चीजों को। अब चलिए 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए, निम्न में से कौन, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। तो देखिए सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप मापी यंत्र है। देखिए यहाँ पे आप एक सुने होंगे रिक्टर स्केल, है ना। रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता नापते हैं, भूकंप की तीव्रता मतलब कितना इफेक्टिव रहा होगा, है ना। उसमें जो ग्राफ बने होते हैं 1 2 3 मैक्सिमम कितने तक होता है, 10 तक होता है, और हर 2 डिजिट के बीच में, जैसे भूकंप तीव्रता आप सुने होंगे 6 7 8, 1 से लेके 10 नंबर तक मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम 10 नंबर तक। तो जो हर एक डिजिट के बीच का जो अंतर होता है, जैसे 1 से 2 के बीच का जो डिफरेंस होता है, तो एक मतलब 10 गुना ज्यादा प्रभावी होता है। मैं बताने का मतलब यह है कि जैसे एक तीव्रता का भूकंप आया और 2 तीव्रता का भूकंप आया, तो इसका अंतर क्या होगा, तो जो पहली तीव्रता का जो भूकंप है उससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली क्या होगा, 2 रिक्टर स्केल का तीव्रता होगी। तो गाइस चलने में बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर, सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो देखिए सदाबहार वन जो है वो ब्राजील में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ब्राजील में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो गाइस 36 नंबर प्रश्न है, 36 नंबर प्रश्न देखिए, ये सब क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत सारे जो प्रश्न है संभावित प्रश्न भी है जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा सकते हैं। तो गाइस इसको बहुत ध्यान से एकदम अच्छे से और एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझते चलना है। देखिए जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। तो देखिए जो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी, तो जो सूर्य की किरणें होंगी वो भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। देखिए ये आपका ग्लोब है और ये आपकी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो होता क्या है ना, ये भूमध्य रेखा पर ना वर्ष भर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो वही बोला गया जब दिन और रात की अवधि बराबर होगी तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी, तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें परस्पर लंबवत पड़ती हैं। तो गाइस ये हो गया हम लोग का 36 नंबर प्रश्न। और 37 नंबर प्रश्न देखिए, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई है। देखिए तिब्बत के पठार की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो कितनी है, 5 किलोमीटर, है ना। तिब्बत का पठार आप लोगों ने सुना होगा, तिब्बत के पठार की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो समुद्र तल से ऊंचाई तिब्बत के पठार की तो कितने हैं, 5 किलोमीटर। गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एकदम ध्यान से देखना है सभी प्रश्नों को। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से पुकारा जाता है। पद्मा, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या नाम से पुकारा जाता है, तो पद्मा नाम से पुकारा जाता है।
39 प्रश्न देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा अवस्थित है, मतलब देखिए जो आप पहले तो ये देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा निकलती कहाँ से है। देखिए ये आपका ग्लोब है, ये आपका ग्लोब है। तो देखिए ये होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इंग्लैंड, फिर से सुनिए, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, वह इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? तो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर, है ना, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। तो ये स्थल कहाँ पे स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए गाइस, इसमें झील के बारे में पूछा हुआ है, और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मैंने झील के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। तो गाइस प्लीज आप लोग उसको देखिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो प्रश्न वहां पे डिस्कस किए गए हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में एकदम सही है, चिल्का झील उड़ीसा में एकदम सही है, लोनार झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में नहीं है लोनार झील, लोनार झील है महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है? लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो लोनार झील महाराष्ट्र में, यहाँ पे दिया है उत्तर प्रदेश, और सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। बाकी सब सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? आपका मिस है। चलिए 40 नंबर प्रश्न, 41 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो जो भारत की जो सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है वो है गुजरात की, उसके बाद आंध्र प्रदेश की, उसके बाद तमिलनाडु की। तो ये सीक्वेंस है। सबसे लंबी जो तट रेखा है, तट रेखा मतलब ये समझिए आप, ये गुजरात है। तो देखिए ये गुजरात यहाँ से ऐसे प्रारंभ होता है, तो ये पूरा जो है, ये पूरा एक का जिसका सतह पूरे समुद्र, मतलब जिसका तट पूरा समुद्र से लगा हुआ है, उसे बोलते हैं समुद्री तट। तो जो सबसे लंबा जो समुद्री तट है वो है गुजरात का, गुजरात के बाद है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश के बाद है तमिलनाडु का, और सबसे छोटा, यदि सबसे, ये भी तो पूछ सकता है, इसमें पूछा सबसे बड़ा, तो ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा कौन से राज्य का समुद्री तट है। तो गोवा राज्य का जो समुद्री तट है वो सबसे छोटा समुद्री तट है। तो गाइस हम लोग को 41 नंबर क्वेश्चन हो चुका सॉल्व। अब बढ़ते हैं 42। देखिए तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। तो ये हम लोगों का हो गया 42 नंबर क्वेश्चन। और 43 देखिए 43 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के अंतर्गत कुल कितने द्वीप हैं? तो देखिए द्वीप क्या होता है पहले ये समझिए। देखिए स्थल, वह स्थलखंड जो चारों ओर से जल से घिरा हो, वह स्थलखंड जो चारों ओर से घिरा हुआ हो उसे बोलते हैं द्वीप। यह है भारत, ठीक, यह है भारत। तो जो बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में, फिर से सुनिए, बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप हैं, छोटे बड़े 204 कुल द्वीप है। और 43 द्वीप जो हैं, 43 द्वीप जो हैं वो अरब सागर में है, जो कि भारत के नियंत्रण क्षेत्र में आते हैं। तो भारत के कुल कितने द्वीप हो गए? तो हो गए 247। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखिए कितने द्वीप हैं? कुल 247 द्वीप हैं, और 204 द्वीप कहाँ हैं? बंगाल की खाड़ी में है, 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में, और 43 द्वीप कहाँ हैं? अरब सागर की खाड़ी में। तो गाइज ये हम लोग का हो चुका है 43 नंबर प्रश्न सॉल्व। अब देखिए लिपुलेख दर्रा स्थित है। देखिए अभी कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि भारत और नेपाल का नक्शा, मतलब नक्शा के प्रति विवाद हो गया था। तो नेपाल ने क्या किया था कि लिपुलेख, लिम्फियाधुरा और काला पानी, लिपुलेख, फिर से सुनिए, लिपुलेख, लिम्फियाधुरा और काला पानी जो क्षेत्र है उसको अपना क्षेत्र बताया था अपने नक्शे में। तो ये तीनों किस राज्य में है? तो ये तीनों कौन किस राज्य में थे? उत्तराखंड राज्य में थे। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड। तो देखिए जो न्यूज में बनी रहती है चीजें, वो हमेशा ये समझिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे लिपुलेख पूछा है, लिपुलेख, लिम्फियाधुरा और काला पानी, ये तीनों कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है, जिसको कुछ दिन पहले अभी सीमा मतलब कि नक्शे में विवाद जताया था भारत ने, क्योंकि नेपाल ने अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी किया था जिसमें से लिपुलेख, लिम्फियाधुरा और काला पानी को अपना क्षेत्र बताया था। तो गाइस यहाँ पे समझ में आ गया आपको लिपुलेख कौन से राज्य में है? तो उत्तराखंड, लिपुलेख दर्रा, ठीक।
अब 45 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत को श्रीलंका से पृथक करती है। फिर से मैं आपके सामने एक मैप बना देता हूँ। ये भारत है, ये आपका श्रीलंका है। तो देखिए मन्नार की जो खाड़ी है, ये जो खाड़ी है ना, ये भारत पाकिस्तान के, भारत से श्रीलंका के बीच जो ये वाला जो एरिया है, ये है मन्नार की खाड़ी। तो जो भारत और श्रीलंका जो को पृथक करने वाली खाड़ी क्या नाम है, मन्नार की खाड़ी। गाइस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम ध्यान से आप देखिए। पूरे जितने प्रश्न कराऊंगा आपके आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो गाइस आपको समझ में आ गया, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाली जो खाड़ी है वो कौन सी है, मन्नार की खाड़ी। चलिए बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व के कोयला उत्पादन में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। देखिए कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। तो गाइज यहाँ पे सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, तृतीय स्थान है। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखिए। 47 नंबर प्रश्न है, पुलिकट झील स्थित है। देखिए पुलिकट जो झील है वो कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में स्थित पुलिकट झील है। और गाइस पुलिकट झील के पास में ही श्रीहरिकोटा द्वीप भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। श्रीहरिकोटा द्वीप आप सुने होंगे, जहाँ लॉन्चिंग पैड है इसरो का। श्रीहरिकोटा जो है, कई बार ऐसा पूछ लेता है श्रीहरिकोटा कौन से झील के समीप स्थित है, तो पुलिकट झील। तो यहाँ पे आपको हो गया पुलिकट झील कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। 48 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। तो सबसे ज्यादा कोयला भंडारण क्षेत्र कहाँ पे है, तो झारखंड में है। कहाँ है, झारखंड में। तो गाइस ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड स्थित टिहरी बांध। उत्तराखंड स्थित टिहरी बांध निम्न में से किस नदी पर बना हुआ है। तो देखिए जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर, भागीरथी। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसका अगर अक्षांशीय विस्तार बोला जाए तो 6.4 उत्तरी अक्षांश, 6.4 उत्तरी अक्षांश है। और ये है कहाँ पे, तो ये बड़ा निकोबार में स्थित है, बड़ा निकोबार। आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये रहा हम लोग का आज का 25 प्रश्न। आज हम लोग 26 नंबर से 50 नंबर तक आज हम लोग प्रश्न को सॉल्व किए हैं। तो गाइज जो हम लोग का पहला पार्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो गाइज आप प्लीज उसको जाके देखिए। एंड गाइज वीडियो छोड़ने से पहले गाइज आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाजू में बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।